नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टीम वीसीसी की ओर से। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर के बीकॉम 2019 के एंट्रेंस एग्जाम को एनालिसिस किया था। उसमें हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन द स्टॉक एंड ट्रेड इज वैल्यूड एट। मतलब कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका स्टॉक एंड ट्रेड है वो किस पे वैल्यू करता है। आपके ऑप्शन है कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है? कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं, जितने भी एंटीसिपेटेड लॉसेस हैं, ठीक है, उनको हम शो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और जितने भी आपके एंटीसिपेटेड प्रॉफिट या गेन होते हैं उनको हम शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अब ऑप्शन डी करेक्ट क्यों है? क्योंकि अगर आपका कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में से आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और मार्केट प्राइस कम है तो हम किस पे शो करेंगे? मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे करने से क्या होगा, आपकी जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो कम दिखाई देगी। ठीक है, मतलब वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो कम वैल्यू पे दिखाई देगा, कम वैल्यू शो करेगा। ठीक है, तो मतलब वो क्या होगा, आपका एंटीसिपेटेड लॉस है। ठीक है, और अगर आपका मार्केट प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो हम किस पे शो करेंगे? इसको कॉस्ट प्राइस पे शो करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे वो सेम इफेक्ट आएगा, आपका स्टॉक एंड ट्रेड की वैल्यू क्या होगी, वो रिड्यूस होके दिखाई देगी। ठीक है, कम होके दिखाई देगी। तो वो क्या दिखाएगा, आपकी वैल्यू कम करके दिखाएगा, मतलब वो लॉस दिखाएगा आपको। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका एंटीसिपेटेड लॉस की सिचुएशन है। तो कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट क्या करता है, हम एंटीसिपेटेड लॉसेस को शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट सेल्स द कस्टमर्स आर अलाउड डैश डिस्काउंट। मतलब सेल्स प्रमोट करने के लिए, सेल्स इंक्रीज करने के लिए हम किस टाइप का डिस्काउंट अलाउड करते हैं? तो डिस्काउंट आपके टू टाइप के हैं, कैश और ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जब सेलर को जल्दी से जल्दी अपना कैश रिसीव करना पड़ता है। ठीक है, मतलब जो भी उसने सेलिंग की है अगर उसको तुरंत कैश रिसीव करना है तो क्या करता है, आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे देता है जिससे उसको क्या हो जाए, तुरंत कैश रिसीव हो जाए। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव कैश रिसीव करना नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टॉक को जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। मतलब पैसे आपको तुरंत भी मिल सकते हैं और बाद में भी मिल सकते हैं। जनरली ट्रेड डिस्काउंट कौन देता है? ट्रेडर्स देते हैं। कैश डिस्काउंट कौन देता है? सेलर देता है एक कस्टमर को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ओपनिंग स्टॉक इज 50,000, परचेजेस 4,20,000 इन क्लोजिंग स्टॉक इज 30,000 देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़े हैं तो आप पे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आपको COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तब क्वेश्चन के हिसाब से आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है, 50,000, परचेजेस कितने हैं, 4,20,000। तो हम क्या कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4,70,000। अब माइनस करना है आपको क्लोजिंग स्टॉक, तो 4,70,000 में से माइनस कर देंगे 30,000। तो आपका ऑप्शन ए 4,40,000 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मीनिंग ऑफ 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स इज। मतलब जब 20% प्रॉफिट हम देंगे तो सेल्स पे वो कितना परसेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान के चलो आपकी कॉस्ट प्राइस 80 है और आपकी सेलिंग प्राइस 100 है, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, अब ये 20 80 पे कितना परसेंट है, तो 20/80 इंटू 100। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 4 और ये 10, तो 10 10 जा 100। 100 को डिवाइड कर देंगे अपन 4 से, तो 425 जा 100। तो आपका ये 20% ऑन सेल्स कहलाएगा, 25% ऑन सेल्स कहलाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। मतलब 20% प्रॉफिट जो होता है कॉस्ट प्राइस पे, वो सेलिंग प्राइस पे कितना कहलाता है, आपका 25% कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेप्रिसिएशन इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो आपका रियल अकाउंट होता है वो होता है आपके एसेट्स से रिलेटेड, मतलब जो एसेट्स परचेज करते हो आप वो रिकॉर्ड करते हो आप रियल अकाउंट्स के बेसिस पे जब जर्नल एंट्री करते हो। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है आपका, जो आपके जितने भी एक्सपेंसेस और गेन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है आपका, जितने भी रियल पर्सन्स होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हों। जैसे इंस्टीट्यूशंस में कौन आएगा आपका, जैसे कोई कंपनी है, ABC कोई कंपनी है, उसको शो करने के लिए। कोई बैंक है जैसे RBI है, SBI है, इन इंस्टीट्यूशंस को शो करने के लिए हम किन का यूज़ करते हैं, पर्सनल अकाउंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो एक बार खर्च करने पर, एक बार एक्सपेंसेस अकर करने पर, इनके एक बार एक्सपेंडिचर अकर करने पर इनका प्रॉफिट या फिर गेन हमें फॉलोइंग ईयर्स तक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स, जब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो एडवर्टीजमेंट करने पे ऐसा नहीं होगा कि जिस साल एडवर्टीजमेंट किया है हमें बस उसी साल उसका फ़ायदा मिलेगा, इससे आने वाले साल में भी हमें इनका फ़ायदा मिलता रहेगा। तो डेप्रिसिएशन क्या है आपका, एक लॉस है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, आपके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, वो नॉर्मल वियर एंड टियर टाइम के हिसाब से, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ के हिसाब से वो क्या हो जाते हैं, कई बार उनकी वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये रिड्यूस वैल्यू होना क्या होता है, आपका लॉस है। मतलब जो एसेट्स आपने पिछले साल 10 लाख रुपए में खरीदा था, अगर उसकी 10% वैल्यू कम हो गई है, ठीक है, तो 1 लाख रुपए कम हो गई, मतलब अब वैल्यू कितनी बनी है, 9 लाख रुपए बची है। तो मतलब वो क्या बता रहा है, आपको लॉस बता रहा है। ठीक है, 1 लाख रुपए का आपका लॉस हुआ है। तो हमने नॉमिनल अकाउंट में क्या देखा था कि नॉमिनल अकाउंट किस चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, जितने भी आपके लॉसेस और गेन होते हैं उनको नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, नॉमिनल अकाउंट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ फर्म्स टू द एक्सेस ऑफ नेटवर्थ ओवर द परचेज कंसिडरेशन इज कॉल्ड। मतलब जब हम एक फर्म को सेल करते हैं, ठीक है, तो उसकी नेटवर्थ के ऊपर जितना भी पैसा आपको मिलता है वो क्या कहलाता है, तो वो आपकी गुडविल कहलाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मिनिमम मेंबर्स इन पब्लिक कंपनीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं अपन कि जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसमें मिनिमम मेंबर कितने होते हैं आपके, 1 होता है। जो आपका पार्टनरशिप होता है उसमें मिनिमम मेंबर आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, जो आपकी कंपनी होती है उसमें मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, 7 होते हैं। जो आपका बैंकिंग बिजनेस होता है उसमें मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो मिनिमम मेंबर हैं और मैक्सिमम मेंबर हैं ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, हु हैज़ द राइट टू टेक लोन फ्रॉम फॉर द कंपनी। मतलब कंपनी के बिहाफ पे कौन ऑथराइज होता है जो लोन ले सके। आपके ऑप्शन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स हेड, रजिस्ट्रार और शेयर होल्डर। ठीक है, तो इसमें अगर हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो हमें देखो शेयर होल्डर कंपनी के बिहाफ पे लोन नहीं ले सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रार कौन होता है, रजिस्ट्रार वो बंदा होता है जो कंपनी जब कमेंस्ड होती है, इस्टेब्लिश होती है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसके पास वो रजिस्टर्ड होते हैं। मतलब कंपनी का नाम, एड्रेस वगैरह रजिस्टर्ड कहाँ होते हैं, रजिस्ट्रार के पास होता है, तो वो लोन नहीं लेगा उसके नाम पे। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टर हेड। डायरेक्टर हेड एक सिंगल बंदा होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हेड होता है। ठीक है, तो वो सिंगल बंदा कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि वो सबके बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे इंडिविजुअली लोन अप्लाई कर सके। नेक्स्ट है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो बंदे होते हैं जो की मैनेजियल पर्सन्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जितनी भी कंपनी में डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू लिए जाते हैं बोर्ड मीटिंग्स में। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो लोन ले सकते हैं कंपनी के बिहाफ पे। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द टाइप ऑफ शेयर्स आर। तो वैसे तो बहुत सारे टाइप के शेयर्स होते हैं, पर बेसिकली 2 टाइप के शेयर होते हैं जो हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको कोई प्रेफरेंस दी जाती है, प्रेफरेंस इन पे आउट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस एट द बाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जब मतलब कंपनी बाइंड अप होगी तो जितना भी जो इनका पैसा होता है इन शेयर्स का वो सबसे पहले पे किया जाएगा, बाद में आपके इक्विटी शेयर्स को पैसा पे किया जाता है। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं,
जिनका डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है, इनका इंटरेस्ट रेट भी क्या होता है, फिक्स होता है, इनको फिक्स इंटरेस्ट रेट पे डिविडेंड पे आउट होता है थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ कंपनी। आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, द डबल एंट्री सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अमेरिका, जापान, इंडिया और इटली। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, द मीनिंग ऑफ नेट एसेट्स। तो आपका ऑप्शन है टोटल एसेट्स माइनस इंटरनल लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस इंटरेस्ट और टोटल एसेट्स माइनस क्रेडिटर्स इक्विटी। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, टोटल एसेट्स माइनस क्रेडिटर्स इक्विटी। तो जो आपका क्रेडिटर्स इक्विटी होती है मतलब वो पैसा होता है जो आपने लगाया है, मतलब क्रेडिटर इक्विटी वो अमाउंट होती है जो आपने एसेट्स परचेज करते वक्त क्रेडिटर्स से पैसा उधार लिया है, मतलब कोई एसेट्स खरीदने के लिए जब आप किसी से पैसा उधार लेते हो अपनी बिजनेस में, तो वो क्या कहलाता है, वो पोर्शन क्या कहलाता है, क्रेडिटर्स इक्विटी होता है। मतलब प्रपोर्शन ऑफ डेप्थ, मतलब क्रेडिटर्स इक्विटी क्या है, प्रपोर्शन ऑफ डेप्थ टू द एसेट्स, मतलब टोटल एसेट्स के प्रपोर्शंस में आपको कितना डेप्थ लेना पड़ा है, मतलब कितना कर्जा लेना पड़ा है उन एसेट्स को अक्वायर करने के लिए, वो कहलाता है आपका क्रेडिटर्स इक्विटी। तो ये अगर आप टोटल एसेट्स में से क्रेडिटर इक्विटी माइनस कर दोगे तो आपको नेट एसेट्स मिल जाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, विच इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक, प्रॉमिसरी नोट, टाइटल डीड ऑफ लैंड और बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अगर आपने 11th क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा तो आपको ये आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे टाइटल डीड ऑफ लैंड प्रॉमिसरी नोट नहीं है, मतलब उसको एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। ये टाइटल डीड ऑफ लैंड क्या होता है, टाइटल डीड ऑफ लैंड एक डॉक्यूमेंट होता है जो ऑथोराइज करता है एक पर्सन को कि वो उस लैंड का, वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ओनर है और उसे ट्रांसफॉर्म या फिर उसका रीस्ट्रक्चर कर सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी डेज आर अलाउड एज अ डे ऑफ ग्रेस इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट। डे ऑफ ग्रेस क्या होते हैं, जैसे मान के चलो आपका 1 जनवरी को पेमेंट का डे था बिल ऑफ एक्सचेंज, कि जब हमें जिस डे पे लास्ट डे होती है जहां हमें पेमेंट करनी पड़ती है, अगर हम उस डे पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी सर्कमस्टांसेस के कारण, तो हम नेक्स्ट 3 डेज के बाद पेमेंट कर सकते हैं। मतलब वो क्या होता है, फाइनल डेट होती है, एक्सटेंडेड डेट होती है। मतलब अगर लास्ट डेट को अपन पे नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट 3 डेज आपको डे ऑफ ग्रेस के रूप में मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी 3, मतलब 3 दिन मिलते हैं आपको फाइनल पेमेंट करने के लिए अगर आपने लास्ट डेट को पेमेंट नहीं कर पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ग्रांटिंग लोन, मतलब लोन देता है, कॉमर्शियल बैंक लोन देते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, हाँ कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं, मतलब इंडिविजुअल्स अपना पैसा वहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कॉमर्शियल बैंक्स का फंक्शन नहीं है। इसके लिए अलग से फॉरेन एक्सचेंज बाय और सेल करने के लिए अलग से बैंक ओपन हुए हैं, उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैंक्स भी बोलते हैं। एजेंसी फंक्शंस क्या होते हैं, एजेंसी फंक्शंस वो होते हैं जो बैंक अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे आपका बिल कलेक्शन हुआ, ठीक है, पेमेंट्स ऑफ बिल हुए, ये सब क्या है आपके एजेंसी फंक्शंस हैं। मतलब अगर आपका कोई बिल ड्यू है तो आप अपने बैंक के थ्रू इस बिल को क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। ये है आपका एजेंसी फंक्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कमर्शियल बैंक्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में इंक्लूड नहीं होते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, नॉट इंक्लूडेड अंडर द फंक्शन ऑफ आरबीआई, मतलब इनमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका इशू ऑफ करेंसी, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, एक्सेप्ट इन डिपॉजिट्स ऑन द इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर्स, बैंकर्स बैंक। इशू ऑफ करेंसी, ये तो इसका प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि कॉमर्शियल आरबीआई क्या करता है, करेंसी को इशू करता है। बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बैंकर्स मतलब गवर्नमेंट का बैंक है, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे बहुत सारे फंक्शंस क्या करता है आरबीआई परफॉर्म करता है। जैसे रेगुलेटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, ये क्या उसका फंक्शन है, वो किसके लिए करता है, गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए करता है ताकि इकोनॉमी अच्छे से चलती रहे। एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट्स ऑन द इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर्स, हाँ डिपॉजिट्स मतलब कस्टमर्स ने जो पैसा डिपॉजिट किया है उन पे इंटरेस्ट देना आरबीआई का फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आरबीआई कभी भी कस्टमर से, इंडिविजुअल से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब हम एक सिंगल इंडिविजुअल अपना पैसा आरबीआई के पास जमा नहीं कर सकते हैं। बैंकर्स टू दी बैंक,
ठीक है। बैंकर्स ऑफ द बैंक मतलब आरबीआई जितने भी बैंकर्स हैं उनका भी बैंक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जितने भी गाइडलाइंस होती हैं बैंकिंग सिस्टम्स से, जैसे आपका एसएलआर हो गया, एसएसआर हो गया, ये सब कौन किसकी गाइडलाइंस से तय होते हैं? ये आरबीआई अपनी गाइडलाइन देती है जिससे बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री रेगुलेट होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बैंकर्स ऑफ द बैंक। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी करेक्ट है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑन द इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर आरबीआई का फंक्शन नहीं है। तो आपको फंक्शंस जितने भी कॉमर्शियल बैंक के हैं, आरबीआई के हैं, ये याद होने चाहिए। आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 है, कॉजेज ऑफ कंपल्सरी डिसऑनर ऑफ चेक मतलब डिसऑनर ऑफ चेक मतलब चेक डिसऑनर किन किन सिचुएशंस में होता है? स्टॉक पेमेंट बाय ड्रॉयर, नोटिस ऑफ डेथ ऑफ ड्रॉयर टू द बैंक, ऑन गार्निशी ऑर्डर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो स्टॉप पेमेंट बाय ड्रॉयर, हाँ ड्रॉयर अगर अपनी पेमेंट को स्टॉप करने की परमिशन दे देता है तो भी चेक क्या होगा? डिसऑनर हो जाएगा। नोटिस ऑफ डेथ ऑफ द ड्रॉयर टू द बैंक, हाँ ड्रॉयर की अगर डेथ हो गई है और ये नोटिस अगर बैंक के पास चला जाता है तो बैंक उस पेमेंट को स्टॉप कर सकती है, चेक को डिसऑनर कर सकती है। ऑन गार्निशी ऑर्डर, ये जो गार्निशी ऑर्डर होता है वो क्या होता है? जैसे मान के चलो आपने एक प्रॉपर्टी लोन पे ले रखी है, ठीक है, और अब आप इसको रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो उस लोन की, ठीक है, तो कोर्ट क्या कर सकती है? जहाँ पे भी आप एम्प्लॉयड हो मतलब जहाँ से भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है उसको एक ऑर्डर दे सकती है कि आप इनके इनकम सोर्सेस को फ्रीज कर सकते हो, इनके अकाउंट को फ्रीज कर सकते हो, ताकि वो पैसा जो मतलब आपको थर्ड पार्टी से मिलता है वो डायरेक्टली आप किसको मिल जाए? आपके बैंक को मिल जाए जिन्होंने आपको लोन दे रखा है। ठीक है, तो गार्निशी ऑर्डर में भी ऐसा हो सकता है। जैसे मान के चलो आपने कोई कार लोन पे ले रखी है किसी बंदे से, ठीक है, और आपने वो रीपेमेंट नहीं किया है तो वो कोर्ट से एक गार्निशी ऑर्डर इशू कर सकता है जो आपके बैंक को इंस्ट्रक्ट करेगी कि आपका बैंक उस लोन की रीपेमेंट करे। ठीक है, जिससे क्या होगा? आपके पास वो नोटिस नहीं जाएगा, आपकी बैंक के पास वो नोटिस जाएगा और बैंक आपके लोन की रीपेमेंट कर देगी। तो गार्निशी ऑर्डर में भी ऐसा हो सकता है। तो ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव। कैपिटल स्ट्रक्चर्स मीन्स लॉन्ग टर्म फंड्स प्लस करंट लाइबिलिटीज, एक्सेस ऑफ लाइबिलिटीज ओवर एसेट्स, नन ऑफ दी अबव। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट है। कैपिटल स्ट्रक्चर्स क्या बताता है? लॉन्ग टर्म फंड्स प्लस करंट लाइबिलिटी, मतलब हम लॉन्ग टर्म फंड्स मतलब जो हमें लाइफ टाइम और बिजनेस में काम आने वाले फंड्स हैं उनको स्ट्रक्चर्स करना, उनको इनके सोर्स का पता लगाना और इनको अरेंज करना, प्लस करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनके सोर्स का पता करना और इनको अरेंज करना और मैनेज करना कैपिटल स्ट्रक्चर्स के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल इज मिनिमम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मिनिमम बैलेंस ऑफ बैंक, सैलरीज ऑफ वर्कर्स, ऑल ऑफ दी अबव। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल वो पैसा होता है या फिर वो कैपिटल होता है जो आपको बिजनेस को रन करने के लिए, डी टू डी एक्टिविटीज को रन करने के लिए जितना भी पैसा लगता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इसमें क्या आता है? जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट है, सैलरीज और वेजेस ऑफ वर्कर्स हैं, ये सब क्या होती हैं? आपकी डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं जिनको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा लगता है, वो पैसा क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, मतलब इतना स्टॉक आपको आपके पास रखना पड़ता है, वो भी क्या है? आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, डे टू डे ऑपरेशंस में ये चीज़ काम में आने वाली है। मिनिमम बैलेंस ऑफ बैंक है, मतलब इतना पैसा आपको मिनिमम रखना पड़ता है डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। सैलरीज ऑफ वर्कर्स, ये आपको क्या होगी? लाइफ टाइम हर महीने आपको सैलरीज ऑफ वर्कर देनी पड़ेगी। तो ये सारे ही ऑप्शन क्या है? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बताते हैं। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव। Excess of working capital is the evidence of advance credit, demand, ideal fund और none of the above। तो इसमें आपका ideal fund करेक्ट है। ideal fund क्या बताता है कि आपका वर्किंग कैपिटल एक्सेस है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे कहीं ज़्यादा वर्किंग कैपिटल आपके पास है। अब जितना रिक्वायर है उससे कहीं ज़्यादा वर्किंग कैपिटल आपके पास रहेगा तो वो फंड्स क्या रहेंगे? वेस्ट कहलाएंगे, मतलब उन फंड्स का आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं अपन? आइडियल फंड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 वर्कर्स हैं
और आप 15 वर्कर्स की सैलरी आपके पास है, मतलब 5 वर्कर्स की सैलरी आपके पास क्या है, अननेसेसरी पड़ी हुआ है, वो अमाउंट आप यूज़ नहीं कर पाओगे, नहीं यूज़ कर पाओगे तो वो क्या कहलाएगी, आइडियल फंड कहलाएगी, मतलब उनका कोई प्रोडक्टिव यूज़ नहीं है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए हमसे जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हम आप तक इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द पहुँचाएँगे। धन्यवाद।